हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि कल रेवतीज़ म्यूज़िकल प्लांट इंग्लिश का हमारा जो 1.4 लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक पहुंच चुका है और आप लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन सुन भी लिए होंगे, पूरी स्टोरी समझ भी लिए होंगे और आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी भी लगी होगी। तो आज हम इस ही लेसन के का वर्कशॉप कर लेते हैं, यानी उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। कल मैंने कहा था ना कि एक्सप्लेनेशन के बाद में जो वर्कशॉप है, क्योंकि वो भी काफ़ी बड़ा है, कल एक्सप्लेनेशन में ही इतना टाइम चला गया, तो वर्कशॉप के लिए मैं एक अलग वीडियो आपको भेजूंगी, वर्कशॉप उसमें करेंगे। तो आज हम लोग जो है इंग्लिश के इस 1.4 लेसन रेवतीज़ म्यूज़िकल प्लांट का वर्कशॉप कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। हमको ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें देखो सब में बिकॉज यानी हमको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट फर्स्ट रेवतीज प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी बिकॉज। अब जैसे यहाँ पर बिकॉज करके दिया है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब इसी को टीचर घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि वाई डिड नॉट रेवतीज प्लांट्स लुक नॉर्मल एंड हेल्दी। समझ में आया? तो उसका भी तुमको यही आंसर लिखना है। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया है, टीचर तुमको इसी में वाई का क्वेश्चन बनाकर भी पूछ सकते हैं। तो रिमेंबर दिस के इस तरीके से घुमा फिरा के भी टीचर्स क्वेश्चंस करते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो दिया है, एट फर्स्ट रेवतीज प्लांट्स डिड नॉट लुक नॉर्मल एंड हेल्दी। क्यों रेवती के प्लांट्स नॉर्मल और हेल्दी दिखाई नहीं दे रहे थे? जब शुरुआत में उसने देखा कोर्टयार्ड में बेंच पे बैठकर, तो उसे क्यों बालसम प्लांट्स नॉर्मल और हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे थे? क्योंकि वो दीवार से नज़दीक रखे हुए थे ना, जहाँ पे उनको सफिशिएंट सनलाइट नहीं पहुँच रही थी। वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब वही उनको नहीं मिल रहे थे, शायद इसी वजह से वो नॉर्मल और हेल्दी नहीं थे। तो बस इसी को हमको अपने आंसर में लिखना है, सेंटेंस फ्रेम करना है। बिकॉज दे वेर नॉट गेटिंग एम्पल सनलाइट, because they were not getting ample sunlight. ample means sufficient, उनको sufficient sunlight नहीं मिल रही थी, इसीलिए शायद वो नॉर्मल और हेल्दी नहीं दिखाई दे रहे थे। सेकेंड है, when रेवती played her favorite rag the plants began to move because। अब रेवती ने जब अपना फेवरेट ट्यून, अपना फेवरेट राग, कौन सा था फेवरेट राग? यस, मोहनम, वो प्ले किया तो प्लांट्स में मूवमेंट दिखाई दी। क्यों? क्यों प्लांट्स में मूवमेंट दिखाई दी? क्योंकि द प्लांट्स लव टू हियर द रिदम प्लेड बाय रेवती। क्योंकि प्लांट्स को वो जो रिदम थी, वो उस ट्यून जो थी वायलिन की, वो उन्हें पसंद आ रही थी। बिकॉज द प्लांट्स लव्ड द रिदम ऑफ द म्यूजिक। थर्ड क्वेश्चन है, रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स बिकॉज। रेवती अब पूछ रहा है कि रेवती का जो दुख है, रेवती का जो ग्रीफ है, जो सैडनेस है, न्यू नो बाउंड्स मतलब उसकी कोई इंतहा नहीं रही। क्यों नहीं रही? आपको पता है, आप स्टोरी पढ़ चुके हो, एक्सप्लेनेशन आपके पास है। क्यों नहीं रही? क्योंकि ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, उसी दिन उसके प्लांट्स अपनी जगह पर नहीं थे, वो मिस हो चुके थे, है ना? वो कहीं पता नहीं कहाँ चले गए थे, जगह पर तो नहीं थे। तो वही हमको अपने आंसर में लिखना है, बिकॉज ऑन द डे ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हर पॉट ऑफ प्लांट्स वेर मिसिंग। Because on the prize distribution day her pot of plants were missing. That's why her grief knew no bounds. Revati was confident of proving her ownership of her pot of plants because। यह पूछ रहा है कि रेवती
पॉट ऑफ प्लांट्स की ओनरशिप प्रूव करने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। क्यों कॉन्फिडेंट थी? क्योंकि हमको पता है कि रेवती और उसके प्लांट्स के बीच में जो सीक्रेट था, जो रेवती जानती थी कि उसके प्लांट्स भी म्यूजिक लवर्स हैं, वो उसका जो रिदम है राग मोहनम वो सुनना वो पसंद करते हैं और वो उसकी इस म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये बात जो है रेवती जानती थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बात को प्रूव कर सकती है। तो इसी को हम अपने आंसर में लिखेंगे, बिकॉज शी शेयर अ सीक्रेट विद देम, she shared a secret with them and they were music lovers. She was assured that how they would respond when they listened to her music. She was assured that how they would respond when they listened to her music. उसे पता था कि वो लोग जो है उसकी म्यूजिक सुनकर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और वो बात प्रूव कर देगी कि ये पॉट ऑफ प्लांट्स रेवती के ही हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थी। रेवती वॉन द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट बिकॉज, रेवती को बेस्ट प्लांट का प्राइज रेवती जीत गई। क्यों जीत गई? क्योंकि उसके ही प्लांट्स सबसे ज़्यादा हेल्दी और बेस्ट लुकिंग थे, सबसे ज़्यादा अच्छे दिखने वाले और सबसे ज़्यादा हेल्दी थे, जो हमने लास्ट में पढ़े थे। तो वही हम लिखेंगे, बिकॉज दे वेर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी प्लांट्स, बिकॉज दे वेर द बेस्ट लुकिंग एंड हेल्दी प्लांट्स। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बालसम प्लांट्स। बालसम प्लांट्स के बारे में रेवती ने क्या डिस्कवर किया था, क्या ऐसी खोज की थी रेवती ने जो आज से पहले किसी ने नहीं की थी। यस, के रेवती के जो प्लांट्स थे वो उसके रिदम सुनने के बाद में वो पहले तो मूव करते थे, प्लस उनकी स्टेम्स जो है वो मूव करने लगी थी और वो बेंड होते थे टूवर्ड्स रेवती, रेवती की तरफ झुकते थे जैसे कि वो उसे खुशी में छूना चाहते हैं। तो इससे पता चलता था कि उसके प्लांट्स जो है वो म्यूजिक लवर्स हैं, दे लव टू हियर दैट ट्यून। समझ में आया? तो इसी को हम अपने आंसर में लिखेंगे, रेवती डिस्कवर्ड दैट हर बालसम प्लांट्स वेर म्यूजिक लवर्स when she played her favorite tune Rag Mohanam. The plants slowly moved their stems and bent slightly towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. This shows that her plants loved to hear her music. Understood? तो this was the discovery by रेवती। तो हम यही आंसर जो है यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड रेवती डिस्कवर अबाउट हर बालसम प्लांट। बालसम प्लांट्स के बारे में रेवती ने क्या डिस्कवर किया था। तो जो हमने समझा है स्टोरी से वही हम लिखेंगे, रेवती डिस्कवर्ड दैट हर प्लांट्स वेर म्यूजिक लवर्स when she played her favorite rag mohanam in front of the plants. They slowly moved their stems and bent towards Revati as though they wanted to touch her in their happiness. This shows that her plants loved to hear her music, loved to listen her music. Second question is, why did she decide to keep her new knowledge a secret? उसने क्यों डिसाइड किया कि ये जो उसने डिस्कवर किया है, जो नई नॉलेज उस तक आई है प्लांट्स के बारे में, उसको वो एक सीक्रेट रखेगी।
हमने पढ़े ना स्टोरी में कि वो जो है अपनी ये नॉलेज को सीक्रेट रखना चाहती थी, किसी को नहीं बताना चाहती थी, यहाँ तक कि अपनी माँ को तक नहीं बताना चाहती थी। तो देखो तभी समझाने के ही टाइम पे मैंने बताई थी कि ऐसी कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि अरे किसी को पता चलेगा तो फिर शायद वो हम पर बिलीव करें नहीं करें, हम कोई पागल समझेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि अब ये एक नई चीज़ है, आज से पहले तक कभी किसी ने इसको डिस्कवर नहीं किया है, कभी किसी ने ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं है। तो इसलिए हो सकता है कि सब लोग जो है वो इस पर बिलीव ना करें। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि रेवती उनको अपना दोस्त मानती थी, जो बालसम प्लांट्स है उनको अपना फ्रेंड्स मानती थी, और ये वो समझती थी कि ये हम फ्रेंड्स के आपस के बीच की बात है जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए भी शायद वो उसे सीक्रेट रखना चाहती थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे ही, she decided she who Revati decided to keep her new knowledge a secret because she felt that it was something only between her and her beloved plants. पहली वजह तो ये हो गई कि बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वॉज समथिंग ओनली बिटवीन her and her beloved plants whom she considered her friends. और परहैप्स या फिर शायद कोई उसका बिलीव ना करे, और परहैप्स शी फेल्ट दैट nobody would believe her that if she mentioned that the plants were music lovers. Or perhaps she felt that nobody would believe her that if she mentioned that the plants were music lovers. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून? प्लांट्स ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जब रेवती ने अपनी फेवरेट ट्यून बजाई? करेक्ट, ये तो अभी हमने ऊपर भी लिखे हैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे प्लांट्स उसको। इसका आंसर हमने पढ़े ना, when, इसका आंसर हम ऐसा लिखेंगे, when रेवती played her favorite tune, the balsam plants, at first the balsam plants straightened themselves and bent towards her as though they wanted to touch her in their happiness. As though they wanted to touch her in their happiness. ये हम लिखेंगे यहाँ पे, when रेवती played her favorite tune, the plants slowly straightened themselves and bent towards her as though they wanted to touch her in their happiness. ठीक है, in this way the plants respond रेवती. Respond when रेवती played her favorite tune. ठीक है, ये हम लोग आंसर लिखेंगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर हम कैसे फ्रेम कर रहे हैं? हाउ डिड द प्लांट्स रिस्पॉन्ड व्हेन रेवती प्लेड हर फेवरेट ट्यून? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब रेवती अपना फेवरेट ट्यून प्ले करती थी तो प्लांट्स उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते थे, किस तरीके से रिप्लाई करते थे। तो वही हमको आंसर में जो हमने समझे हैं कि जब रेवती जब भी अपने प्लांट्स के सामने वो अपनी फेवरेट ट्यून बजाती थी तब प्लांट्स जो है स्लोली पहले स्ट्रेट होते थे, फिर वो रेवती की तरफ झुकते थे जैसे कि वो खुशी से उसको छूना चाहते हैं। इस तरीके से वो लोग रिस्पॉन्ड करते थे। करेक्ट, यही हमारा आंसर है। बस वर्ड टू वर्ड इसी आंसर को हमको इंग्लिश सेंटेंस में फ्रेम करना है। When रेवती played her favorite tune, the plants straightened themselves and bent towards her as though they wanted to touch her in happiness. In this way, the plants respond when रेवती played her favorite tune. ठीक है। Fourth question is, how did the plants react to the fast rhythmic music? फास्ट रिदमिक म्यूजिक पर प्लांट्स ने कैसे रिएक्ट किया था? पढ़े हमने, समझाई मैंने आप लोगों को कि जब वो ये जानने के लिए कि भाई ये सच में मेरा वहम तो नहीं है या ये सच में हो रहा है, जब वो फास्ट रिदमिक म्यूजिक बजाती है तो प्लांट जो है उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे टर्न अवे हो जाते हैं।
जो उसके फेवरेट ट्यून पर जो उसकी तरफ झुकते रहते हैं वो अचानक फास्ट रिदमिक म्यूजिक पर टर्न हो जाते हैं। तो यही हमको अपने आंसर में लिखना है। व्हेन रेवती प्लेड द फास्ट रिदमिक म्यूजिक द प्लांट्स turn away from her as though they did not like what she was playing. When आंसर क्या पढ़े हमने? When Revati played the fast rhythmic music, the plants turn away from her as though they did not like what she was playing. Next question is E question is, how did Revati prove the organizers of the competition that the plants truly belong to her? उसने कैसे प्रूव किया, कैसे साबित किया ऑर्गेनाइजर्स को, कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर्स को, कि वो प्लांट्स सच में उसी के हैं? कैसे प्रूव किया उसने? है ना हमारे पास कि रेवती ने जो है उनको प्रूव करने के लिए रेवती ने अपनी फेवरेट ट्यून बजाना शुरू की और उसको सुनते के साथ उसके प्लांट्स जो है वो उसकी तरफ स्ट्रेट होके उसकी तरफ झुकना शुरू हो गए। तो जब ये उन लोगों ने देखा, ऑर्गेनाइजर्स ने जब ये देखा, तो फिर प्रूफ हो गया कि ये प्लांट्स जो है रेवती के ही हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजर्स कन्विंस्ड हो गए कि रेवती जो कह रही थी वो सच कह रही थी और ये प्लांट्स जो है वो सच में उसी के हैं। तो जो हमने बोले हैं अब उसी को हम अपने सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे। When Revati played her favorite tune in front of the organizers and the other people, the plants slowly straightened themselves and then they bent slightly towards her as though they wanted to touch her in their happiness. This astonished the organizers, and in this way the organizers convinced that the plants truly belong to her. Understood? कैसे हमने आंसर फ्रेम किए? जो हमने समझे हैं स्टोरी में, जो हमने सीखे हैं, बस उसी को हमने अपने सेंटेंस क्वेश्चन पढ़ के उसका मतलब समझ के हमने अपने सेंटेंसेस में फ्रेम किए हैं कि जब जो है रेवती अपनी फेवरेट ट्यून प्ले करती है तो वहाँ पे वो सुनने के बाद प्लांट्स जो है वो खुद क्या करने लग जाते हैं, वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसा वो पहले करते थे। और फिर जो है ये देखकर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बिल्कुल एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं और वो इस बात पर कन्विंस कर लेते हैं कि रेवती के ही ये प्लांट्स हैं। ठीक है, इसी को हमने आंसर में लिखे हैं। जैसा मैंने इंग्लिश में बताई हूँ वैसा ही लिखना है। अगेन आई एम टेलिंग दिस आंसर वन मोर टाइम। When Revati played her favorite tune in front of the organizers and the other people, the plants at first straightened themselves and they bent towards her as though they wanted to touch her in their happiness. This astonished the organizers, and in this way they convinced that the plants truly belong to her. लास्ट क्वेश्चन है इसका, वॉट हेल्ड रेवती टू क्लेम हर प्लांट्स, हर बिलीफ इन मैजिक और द बिलीफ इन हर कन्विक्शन? एक्सप्लेन योर चॉइस। यानी अपने प्लांट्स का जो उसने दावा की थी, वो दावा जो सच साबित हुआ, उसमें किस बात ने मदद की रेवती की? वो मैजिक पर बिलीव करती थी, इस बात पर कि भाई मेरे पास एक मैजिक है, मेरे प्लांट जो है वो गाना बजते के साथ डांस करने लगेंगे, ये मैजिक है मेरे पास में, ऐसा कोई मैजिक पर बिलीव था उसका? या फिर हर कन्विक्शन, अपनी सच्चाई पर, कि जो सच, जो सीक्रेट उसके प्लांट्स और उसके बीच में था कि वो उसे प्रूव कर सकती है, अपनी सच्चाई को वो प्रूव कर सकती है, कन्विक्शन पर उसका बिलीव था। ये दोनों में से एक आंसर आपको देना है और एक्सप्लेन भी करना है कि ऐसा क्यों। तो अब आप लोग बताओ कि क्या उसके पास कोई मैजिक था रेवती के पास? क्या कोई जादू के मंत्र वंत्र पढ़कर वो कर रही थी?
नहीं ना, कोई जादू तो नहीं था, इट इज़ डेफिनेटली नॉट, कोई मैजिक नहीं था उसके अंदर। इट वॉज हर बिलीव इन हर कन्विक्शन, उसको अपनी सच्चाई पर बिलीव था, इस वजह से जो है वो प्रूव कर पाई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके प्लांट्स जो है वो उसकी म्यूजिक पर रिस्पॉन्ड करेंगे और इस तरीके से वो सबको साबित कर सकती है। तो उसे अपने आप पर भरोसा था, सच्चाई पर भरोसा था, इसलिए वो अपनी बात पर डटी रही। ठीक है, तो इस चीज़ ने रेवती की हेल्प की। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द बिलीव इन हर कन्विक्शन helped Revati to claim her plants because she was sure that her plants were music lovers and they respond to her favorite rag as they did before, क्योंकि उसे पता था कि उसके प्लांट्स जो है वो उसकी ट्यून पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा कि उन्होंने पहले किया है। एंड देयर वॉज नो मैजिक, और उसमें कोई मैजिक नहीं था। इट वॉज अ फैक्ट, वो एक सच्चाई थी। करेक्ट, तो ये जो है हम आंसर में लिखेंगे, द बिलीफ इन हर कन्विक्शन हेल्प्ड रेवती टू क्लेम हर प्लांट्स because she was sure that her plants were music lovers and they respond to her favorite rag as they did before. There was no magic at all in it. It was a fact. ठीक है, यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ए, अ वर्ड चेन कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ अ सर्टेन कैटेगरी दैट बिगिन विद द लेटर दैट द प्रीवियस वर्ड हैज एंडेड विथ। कंप्लीट द वर्ड चेन एडिंग 4 नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब देखो ये जो है ना, ये एक इजी ग्रामर है। ये बहुत छोटे बच्चे जो है, छोटेपन में आपने ये गेम भी खेले होंगे। पहले हम लोग खेलते थे कि एक ही अल्फ़ाबेट से नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, हमको जो है 5 चीज़ एक ही अल्फ़ाबेट से वो सारे नाम होने चाहिए, सारे नाउन्स एक ही अल्फ़ाबेट से होने चाहिए, है ना। ऐसा एक वर्ड चेन हम लोग बचपन में खेलते थे। लेकिन यहाँ पर ना उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसी गेम को अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ग्रामर पार्ट में शामिल कर दिया गया है, वर्ड चेन के गेम को। अब ये जो है ना, ये एक गेम की तरह भी ले सकते हो, लेकिन ये चीज़, ये ग्रामर 1 मार्क्स के लिए 10th तक आप लोगों को कंपल्सरीली आता है। समझ में, 8th स्टैंडर्ड से अभी शुरू हुआ है, 8th स्टैंडर्ड से अभी टोटल ग्रामर जितना है वो आप लोगों को है। यही पूरा ग्रामर 9th में भी है, यही पूरा ग्रामर 10th में भी है आप लोगों को। तो इसलिए एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को कभी भी भूलना नहीं है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये वर्ड चेन ऑफ 4 नाउन्स। अभी जैसे यहाँ पे हमको 4 नाउन इसमें ऐड करना है टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स लेकर, लेकिन जब ग्रामर सेक्शन में आता है ना ये क्वेश्चन, तो तब हमारे पास कोई पैसेज वगैरह तो रहता नहीं, हमको अपने से कोई भी 4 नाउन्स का वर्ड चेन बनाना रहता है। तो कभी कभार जैसे 4 नाउन्स दे दिया जाता है, कभी 4 एडजेक्टिव कंप्लीट करने बोलता है वर्ड चेन बना के, कभी 4 एडवर्ब्स यूज करने बोलता है वर्ड चेन के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना जो ज़रूरी है कि नाउन है तो वहाँ पे नाउन वर्ड से ही वर्ड चेन बननी चाहिए। एडजेक्टिव अगर बोलेगा तो एडजेक्टिव वर्ड्स से ही वर्ड चेन बननी चाहिए। एडवर्ब बोलेगा तो एडवर्ब वर्ड्स से ही, यानी जो भी वर्ड तुम यूज करोगे फिर वो एडवर्ब होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अब तुम जो भी वर्ड यूज करोगे वो ये वर्ड एक नाउन होना चाहिए। अगर वो वर्ब निकला, वर्ब से भी वो लेटर से वर्ड आ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने वर्ब लिख दिए भूले से तो तुम तो सोचोगे कि भाई अरे वर्ड चेन कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर वो सही नहीं होगा। अगर नाउन बोला है तो फिर चारों वर्ड्स आगे के वो नाउन ही होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये करते कैसे। जैसे फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है म्यूजिक, करेक्ट। म्यूजिक का लास्ट लेटर क्या है? सी। अब सी से एक नया नाउन तुम ढूंढोगे, तो सी से हमारा दूसरा नाउन है कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड हो गया, तो लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट अल्फाबेट क्या है? डी, लास्ट लेटर है डी। तो अब तुमको डी से नेक्स्ट नाउन लिखना पड़ेगा। तो जैसे डी से हमने लिख लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन डे था, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्ड इज अ नाउन।
डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट में क्या लेटर आता है बोलो? एन। एन से अब तुमको आगे का नाउन लिखना पड़ेगा, तो एन से नाउन है नेबर। नेबर लिख दिए हमने, जो कि हमारे टेक्स्ट में, हमारे ये लेसन में ही ये वर्ड्स यूज है ना, नेबर वर्ड आया है ना, नेबर हमने लिख दिया। उसका लास्ट लेटर क्या है? आर। अब आर से तुम्हारा आगे का वर्ड होना चाहिए, तो आर से तुम्हारा आगे का वर्ड रेवती भी हो सकता है, रिदम भी हो सकता है। ये दो दो नाउन हमारे टेक्स्ट में आए हुए हैं। अगर तुमने रेवती लिए तो उसके आगे का वर्ड आई से आना चाहिए, अगर तुमने रिदम लिए तो उसके आगे का वर्ड एम से आना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि लास्ट लेटर रिदम में एम है। समझ में आ रहा है? तो ये टोटली अपने ऊपर है कि हम कौन सा नाउन ले रहे हैं। तो अब मैंने रिदम ले ली, तो रिदम में एम आ गया लास्ट में। अब एम से हमारा वर्ड क्या रहेगा आगे का? मिशन। करेक्ट, क्या रहेगा आगे का वर्ड? मिशन। मिशन भी एक वर्ड आया है ना टेक्स्ट बुक में, जहाँ पे दिया हुआ है डिड नॉट डिटर हर मिशन। ठीक है, तो मिशन वर्ड हम लिख देंगे, वो भी एक नाउन है। समझ में आ गया आप लोगों को? लेकिन पेपर में ना जरूरी नहीं है कि तुमको ये नाउन वाले ही वर्ड्स दिए जाए। मैंने बताई अभी तुम लोगों को और क्या आ सकता है। जैसे चलो अभी तुम लोग ये भूल जाओ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखना है। जैसे कोई भी, अभी मैं तुम लोगों को 2 वर्ड देती हूँ और उसके आगे मैं बोलती हूँ कि 4 एडजेक्टिव्स से वर्ड चेन कंप्लीट करो। कंप्लीट द वर्ड चेन बाय एडिंग 4 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव समझ में आता है ना तुम लोगों को? विशेषण, गुण, किसी का भी गुण जो पता चलता है, अच्छा बुरा हो सकता है। तो अभी जैसे अगर मैंने दी आप लोगों को स्मॉल, एक वर्ड दे दी स्मॉल, स्मॉल इज एडजेक्टिव। स्मॉल के लास्ट में क्या है? एल, तो एल से एडजेक्टिव क्या होगा? लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग आ गया। लॉन्ग के लास्ट में लेटर है जी, तो जी से एडजेक्टिव ढूंढो। ग्रीन, ग्रीन भी एक एडजेक्टिव कलर है, ग्रीन हो गया। एन, एन से एक एडजेक्टिव ढूंढो। नॉटी, ठीक है, नॉटी हो गया। तो वाई से एक एडजेक्टिव ढूंढो। इस तरीके से जो है तुम लोगों को, अगर उसने बोल दिया कि ऊपर अगर दिया क्या एडजेक्टिव से कंप्लीट करो वर्ड चेन, तो फिर ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी एन एडजेक्टिव। वहां पे फिर तुम उसमें के बीच में नाउन नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है? या एडवर्ब नहीं ला सकते इस तरीके से। तो ये वर्ड चेन एक अच्छा गेम भी हो सकता है, इसको आप लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए। इसी से आप लोग सीखेंगे और आगे तक के लिए आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये ग्रामर 10th तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सेकेंड है थर्ड बी, एड द अप्रोप्रिएट प्रिफिक्स टू मेक द फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। यानी मुझे ये जितने भी 9 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स बनाना है बाय एडिंग प्रिफिक्स। प्रिफिक्स वो है जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है। करेक्ट, तो अब कंटिन्यू, अपोजिट ऑफ कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। ठीक है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सर्टेन, uncertain, definite, indefinite, believe, disbelieve, important, unimportant, place, misplace, known, unknown, regular, irregular। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे ये प्रीफिक्स लगाकर अपोजिट वर्ड्स बनाए गए हैं। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, लिसन केयरफुली। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, पॉसिबल, अपोजिट, इम्पॉसिबल, सर्टेन, अपोजिट, अनसर्टेन, डेफिनेट, अपोजिट, इनडेफिनेट, बिलीव, अपोजिट, डिसबिलीफ, इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, प्लेस, मिसप्लेस, नोन, अपोजिट, अननोन, रेगुलर, अपोजिट, इरेगुलर। ठीक है, यहाँ पर हमारे ये अपोजिट्स कंप्लीट हो गए। अब हमको जो है क्वेश्चन इज गिवन, यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक मीनिंग, मेक योर एक्सप्रेशन टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब तुमको यहाँ पर मेक सेंटेंसेस दिया हुआ है। देखो ये सब जो फ्रेजेस दिए गए हैं ना, एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं, ये सब तुम्हारे लेसन में थे और मैंने लेसन पढ़ाने के टाइम पे तुमको इन सब के मतलब बता चुकी हूँ। करेक्ट, अब इससे हमको सेंटेंसेस फ्रेम करना है, अपने ओन सेंटेंसेस फ्रेम करना है। तो मैं भी बताऊंगी, आप लोग भी अपनी तरफ से फ्रेम करो। ठीक है, और क्या बन सकता है।
फर्स्ट वन है मेकअप वंस माइंड, है ना, अपना माइंड सेट करना। कोई भी काम करने से पहले जो है हमको ध्यान से पहले अपना माइंड सेट कर लेना ज़रूरी है ना, अपना माइंड बना लेना ज़रूरी है, तभी वो काम जो है अच्छा हो पाएगा। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वन शुड थिंक केयरफुली, या वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी मेक अप आवर माइंड अबाउट एनीथिंग इम्पोर्टेंट। We should think carefully before we make up our mind about anything important. Second दिया है flash across one's mind, है ना, ध्यान आना। मैंने बताई थी flash across one's mind के दिमाग में ख्याल आना, याद आना, उसे कहते हैं flash across one's mind। तो इसके ऊपर क्या सेंटेंस बन सकता है? क्या बन सकता है, सोचो कि अगर हम अपने किसी भी फ्रेंड को रोते हुए देखेंगे तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। करेक्ट। तो इसी को हम सेंटेंस में ले लेते हैं, व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड क्राइंग, व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड क्राइंग इट फ्लैश अक्रॉस माई माइंड दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। When I saw my friend crying, it flashed across my mind that there is some problem. ठीक है। नेक्स्ट है struck as odd, है ना, कुछ गलत लगना, स्ट्रेंज लगना। तो फिर स्ट्रेंज हमको कब लगता है? अब अगर हमारे कोई फ्रेंड है, वो अपने मार्क्स देखकर कंटिन्यू हंसी जा रही है, तो हमको पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, स्ट्रेंज लगता है। तो इसी को हम सेंटेंस में फ्रेम कर लेते हैं, माई फ्रेंड्स कंटिन्यूअस लाफ्टर ऑन सीइंग हर मार्क्स स्ट्रक मी एज ऑड। My friend's continuous laughter on seeing her marks struck me as odd. मुझे कुछ गलत लगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर के सामने किसी एक स्ट्रेंजर को खड़ा देखकर, कंटिन्यूस बहुत टाइम के लिए खड़ा देखकर हमको जो है कुछ गलत लगता है कि हाँ भाई, ये देखकर हमको कुछ स्ट्रेंज लगता है कि भाई इतनी देर से एक ही जगह पर वो आदमी खड़ा हुआ है कंटिन्यू। तो ये भी जो चीज़ है हमको गलत लग सकती है, उस पर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं कि अ स्ट्रेंजर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम स्ट्रक मी एज ऑड। ठीक है। नेक्स्ट है टू सरमाइज। टू सरमाइज शक होना, यानी किसी बात का हमको अंदेशा होता है ना, शक होता है किसी बात का। तो उसके ऊपर क्या सेंटेंस हम बना सकते हैं कि मुझे रोता हुआ देखकर टीचर ने समझ लिया कि मैं टेस्ट में फेल हूँ। करेक्ट। या मॉम समझ जाती है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, या अंदाज़ा लगा लेती है कि भाई आज ये फेल हो गया है। तो वही हमको अपने सेंटेंस में लिखना है, व्हेन द टीचर सॉ मी क्राइंग she surmised that I have failed in the test. when the teacher लिख सकते हैं या when the mother लिख सकते हैं। ठीक है। when the teacher saw me crying she surmised that I have failed in the test. next है knew no bounds, मतलब no limits, जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स दिया होता है ना, रेवती के दुख की इंतहा न रही। पर जैसे दुख की इंतहा नहीं होती वैसे खुशी की भी इंतहा नहीं होती है। तो वैसे हम लिख सकते हैं माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ अ लिटिल पपी ऑन माई बेड। जब छोटा सा पपी, ब्यूटीफुल पपी मेरे बेड पे था तो मेरे खुशी की इंतहा नहीं रही। अब पपी नहीं लिखना है तो आप अपने पसंद की कोई चीज़ लिख सकते हो कि एज अ बर्थडे गिफ्ट फादर ने मुझे जो न्यू बाइसिकल ला के दी तो वो देखकर मेरे खुशी की इंतहा नहीं रही, है ना। तो माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ अ न्यू बाइसिकल एज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे।
नेक्स्ट है नॉट टू डिटर। नॉट टू डिटर मतलब डिस्करेज नहीं होना, है ना, मतलब पीछे नहीं हटना, डिस्करेज नहीं होना। तो इसकी तो बहुत ही अच्छी मिसाल है सुधा चंद्रन की, कि उनका वो एक क्लासिकल डांसर रहती हैं बहुत ही बड़ी, लेकिन अचानक एक्सीडेंट में उनका पैर कट जाता है और वो सब कुछ जैसे उनके लाइफ का ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती है, डिस्करेज नहीं होती है, और फिर आगे बढ़ के वो नकली पैर के साथ उन्होंने वापस से अपनी डांसिंग कंटिन्यू की। तो इसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं, द लॉस ऑफ हर लेग डिड नॉट डिटर सुधा चंद्रन फ्रॉम डांसिंग। द लॉस ऑफ हर लेग डिड नॉट डिटर सुधा चंद्रन फ्रॉम डांसिंग। आप लोग अपने से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि यही रट कर आपको लिखना है। करेक्ट फ्रेमिंग करो और अपने से सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, इमेजिन देयर इज अ बेस्ट प्लांट कंपटीशन इन द लोकेलिटी और योर कॉलोनी where you live. Frame a notice about the same in the form of an attractive poster. Cover the following points. अब ये जो है एक कंपटीशन की नोटिस जो है आपको बनानी है, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स से को समझते हुए आप बनाएंगे पैम्पलेट। मैं चाहती हूँ कि ये काम आप लोग खुद करें, और मैं देखूँगी अगर वहाँ पे मुझे आप लोग का सही लिखा हुआ नहीं मिला तो फिर मैं बता दूंगी आप लोगों को क्या है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग खुद करें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो यहाँ पर ना हमको आगे क्वेश्चंस में दिया गया है कि सेंटेंसेस के टाइप्स आइडेंटिफाई करो, पहचानो, लेकिन उससे पहले हमको मालूम होना चाहिए ना कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। तो यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस 4 हैं, ठीक है, जिसमें असर्टिव सेंटेंस आता है, इम्परेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है। अब जब तुम सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देखोगे ना, तुमको बराबर से समझ में आएगा कि कौन सा सेंटेंस क्या होता है। ये पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को, यानी प्रीवियस ईयर्स में, यानी 7th में 5th से तो ऑलरेडी रहता ही है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखेंगे सेट ए में हमको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है। रेवती, देखो ध्यान से सुनो, हाँ। रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड, द फ्लावर्स वेर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड इंडीड। नेक्स्ट, दे वेर रिक्वेस्टेड टू बिलीव हर। अब अगर तुम ये तीनों सेंटेंसेस देखोगे ना, ये सब नाउन से या प्रोनाउन से शुरू हो रहे, सब्जेक्ट। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन से या प्रोनाउन से अगर तुम्हारा सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में उसके फुल स्टॉप है, देखो हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप। देखो फर्स्ट सेंटेंस लास्ट में क्या है, म्यूजिक के आगे फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस इंडीड के आगे क्या है, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस हर के आगे क्या है, फुल स्टॉप। देखो ध्यान दो हाँ इस बात पर, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। और हर सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, देखो फर्स्ट सेंटेंस रेवती नाउन है, सब्जेक्ट, द फ्लावर्स सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में है फुल स्टॉप। इट मीन्स इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं या असर्शंस होते हैं। तो ये दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है आप लोगों के माइंड में अभी कि चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो वो एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब सेट बी देखो, सेट बी में आपको जो तीनों दिए गए हैं वो सब के सब क्वेश्चंस है। वॉजंट रेवती अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, क्वेश्चन मार्क। How can we doubt her? Question mark. Do plants have ears? Question mark. यानी जितने भी WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं या वर्बल क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है तो दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एकदम इजी है पहचानना कि अगर वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है वहां पर, तो दे आर इंटरोगेटिव सेंटेंस।
स्पेलिंग पर ध्यान दो, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस आता है ना तो वहां पे ये हमको लिखना रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। असर्टिव तो असर्टिव की स्पेलिंग लिखने आना चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इंटरोगेटिव की स्पेलिंग लिखने के लिए आना चाहिए, इसलिए स्पेलिंग्स पे ध्यान दो। समझ में आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सेट सी देखो, सेट सी में अब फिर तुम लोगों को सारे सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप दिख रहा होगा। तुम लोग बोलेगे टीचर आपने बोले थे फुल स्टॉप है मतलब कि वो असर्टिव सेंटेंस है, तो फिर ये न्यू टाइप क्यों दी हुई है। लेकिन देखो असर्टिव के लिए मैंने बोली थी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, लेकिन अगर तुम सेट सी के सारे 4 सेंटेंसेस देख लो वो सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से। प्लीज बिलीव मी, प्लीज इज वर्ब। लेट अस वॉच द फन, लेट इज वर्ब। सिट स्ट्रेट, सिट इज वर्ब। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज इज वर्ब। तो यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस है ये सब वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो जो भी रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर्स टाइप सेंटेंसेस होते हैं दे आर ऑल इंपरेटिव सेंटेंस। करेक्ट, समझ में आ गया। रिक्वेस्ट होगा, अपील होगी, कमांड होंगे, सजेशंस होगा, तो दे ऑल आर इंपरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया सबको कि सिर्फ फुल स्टॉप देखकर असर्टिव सेंटेंस नहीं बताना है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सी 2 शर्तें हैं, कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, स्टार्टिंग में वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। नेक्स्ट सेट डी। अब सेट डी तो भाई देख के ही बता सकते हो, जितनी जगह पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जहां पर हमारे एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जैसे क्वेश्चन मार्क को देखकर तुमने तय कर लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वैसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क को देखकर ये तय कर लिया जाएगा कि इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ बिग एंड ब्राइट द फ्लावर्स वेयर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हाट अ सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। आह व्हाट ब्यूटीफुल म्यूजिक दैट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो आगे हमको एक्सरसाइज दी गई है, स्टेट द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने पढ़ लिए कि 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। 1 इज असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब 4 में से यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये कौन से हैं, ये हमको बताना है। हाउ हैप्पीली शी प्लेड द वायलिन, हाउ हैप्पीली शी प्लेड द वायलिन। लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ को देखकर ये मत सोचो कि ये इंट्रोगेटिव होगा। WH टाइप वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस इतना ही लिखना है। सेकेंड, दे ऑल बेंट टूवर्ड्स हर। दे क्या है, सब्जेक्ट, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप, सब्जेक्ट फुल स्टॉप, इट मीन्स इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ गया। थर्ड वन, डोंट प्ले दैट क्विक ट्यून। डोंट, डू इज वर्ब, और वर्ब के और इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। वर्ब से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, इट मीन्स इट इज एन व्हाट, इट इज एन imperative sentence. Correct, it is an imperative sentence. Fourth one, she kept the knowledge a secret. she is a subject है ना, pronoun है subject और last में full stop. It means, चलो आप लोग बोलो जल्दी से, what kind of sentence it is? Yes, it is an assertive sentence. Fifth one is, how can plants enjoy music? How can plants enjoy music? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है।
Sixth, how proudly did Revati carry home her prize? कितनी खुशी से ले गई वो प्राइज अपने घर। देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है लास्ट में, इसलिए इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। What could have taken my plants? ये एक्चुअली what नहीं है who could have taken my plants? कौन ले गया मेरे प्लांट्स को? तो ये जो है क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। 8th one, the organizers were not convinced. अब द ऑर्गेनाइजर्स सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, दैट्स वाई इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। समझ में आया? तो आप लोगों को सब क्वेश्चन आंसर्स कर लेने के बाद में जब ये आप लोग ये ग्रामर पार्ट शुरू करोगे ना, तो वहाँ पे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और जितने भी एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशंस दी गई है 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, असर्टिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमने एग्जाम्पल्स के साथ में पूरा पढ़े वो पार्ट भी आपको लिखना है और उसके बाद में ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मेरी बातें ध्यान से सुना करो, मैं जितना काम देती हूँ उतना मुझे नोटबुक में वो पूरा लिखा हुआ चाहिए, नीट एंड क्लीन। आधा अधूरा नहीं चाहिए, आधा काम करते हो आधा नहीं करके देते हो, ठीक है। अब इसके बाद में, इस ग्रामर के बाद में देखो 6th और 7th क्वेश्चन में हमको नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिया गया। बच्चों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखो जिस सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट ऐसे वर्ड्स यूज करके हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन उसी को अगर हम पॉजिटिव वे में बोले, यानी नो, नेवर, नॉट हटाकर बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मतलब भी नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का, और लेकिन नो, नेवर, नॉट को हटाकर अगर हम बोले तो वो बन जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ एग्जाम्पल तुम लोगों को दे देती हूँ। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, इसमें नो, नेवर, नॉट, नथिंग ऐसा कोई वर्ड है क्या? नहीं है, तो ये बन गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर इसी को मैं पलटकर ऐसा बोलूं विद द सेम मीनिंग, शी इज नॉट सो अगली, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब वो बदसूरत नहीं है। दोनों का मतलब चेंज हुआ क्या? मीनिंग चेंज हुई क्या सेंटेंस की? नहीं, मीनिंग सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका बदला जा रहा है। वो पॉजिटिव वे में था, ये नेगेटिव वे में, तो ये हो जाएगा शी इज नॉट सो अगली। अपोजिट भी यूज हुआ, नॉट भी लग गया, ठीक है। अभी जैसे कि एक सेंटेंस है, इट इज वेरी इजी, ये तो बहुत आसान है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। पर मैं इसको ऐसे बोलूं, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है, मतलब वही बन रहा है सेंटेंस का, लेकिन मैं नेगेटिव वर्ड यूज करके बोल रही हूँ, तो नॉट लग जाने से वो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, मेक द फॉलोइंग नेगेटिव यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स गिवन, यानी हमको साइड में ब्रैकेट में नेगेटिव वर्ड्स भी दिए हुए, उनको यूज करते हुए हमको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वेर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में कुछ पॉटेड प्लांट्स थे, कुछ पॉटेड प्लांट्स थे मतलब बहुत ज्यादा नहीं थे। समझ में आ रहा है? फ्यू पॉटेड प्लांट्स थे मतलब देयर वेर नॉट मैनी प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड, ठीक है। क्या बनेगा नेगेटिव सेंटेंस? देयर वेर नॉट मैनी पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। यहाँ पर से अ फ्यू जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा नॉट मैनी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे लुक्ड हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स। दूसरे प्लांट्स की बजाय वो ज्यादा हेल्दियर लग रहे थे, इसका मतलब दूसरे प्लांट उतने ज्यादा हेल्दी नहीं लग रहे थे जितने के ये लग रहे थे। करेक्ट? तो इसी को मैं लिखूंगी, द अदर प्लांट्स were not as healthy as, the other plants were not looking as healthy as they looked. The other plants were not looking as healthy as they looked. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज, she refused to share her secret. She refused to share,
रिफ्यूज किया मतलब कि शेयर किया ही नहीं, शी वुड नॉट शेयर हर सीक्रेट, रिफ्यूज टू हट जाएगा और हो जाएगा शी वुड नॉट शेयर हर सीक्रेट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरीवन अबाउट हर प्लांट्स, वो हर जगह गई अपने प्लांट्स के बारे में, हर एक के पास अपने प्लांट्स के बारे में पूछने के लिए। इसका मतलब कोई नहीं बचा जिससे उसने पूछा ना हो अपने प्लांट्स के बारे में। करेक्ट, कोई नहीं बचा। तो नो वन वॉज लेफ्ट अराउंड when she while she was asking about her plants. No one was left around while she was asking about her plants. इस तरीके से बन सकता है। या अगर did not यूज करना हो तो ऐसा बन सकता है she did not left anyone while she was asking about her plants। ठीक है, no one से भी बन सकता है, did not से भी बन सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन है मेक द फॉलोइंग अफर्मेटिव यूजिंग द वर्ड्स गिवन। अब ये नेगेटिव हैं, देखो इसमें नो, नॉट, नथिंग ऐसे वर्ड्स यूज किए गए। अब हमको इसको हटाकर इसको अफर्मेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, देयर वॉज नो ब्रीज, कोई हवा नहीं थी, मतलब शायद ही हवा थी। देयर वॉज हार्डली एनी ब्रीज, क्या आंसर बनेगा अफर्मेटिव? देयर वॉज हार्डली एनी ब्रीज। समझ में आ रहा है ना सबको कि अगर नेगेटिव होता है सेंटेंस तो उसमें नो, नेवर, नॉट, नथिंग जैसे वर्ड्स का यूज होता है, और अफर्मेटिव में उन्हीं वर्ड्स को हटा के लिखना होता है। लेकिन हमको सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदलना है, यानी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के सेंटेंस पढ़ के पहले तो तुमको उसका मतलब समझना है और फिर अपना नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था देयर वॉज नो ब्रीज मीन्स देयर वॉज हार्डली एनी ब्रीज। सेकेंड क्वेश्चन है देयर रिडिक्यूल डिड नॉट डिटर हर। Their ridicule did not deter her means their ridicule failed to deter her. Failed to deter her, did not की जगह क्या आ जाएगा? Failed to deter her. थर्ड है her mother knew nothing about it. अब माँ कुछ नहीं जानती थी, मतलब माँ ने इनकार किया जानने से, तो her mother denied of knowing about it. Her mother denied of knowing about it. नेक्स्ट है शी डिड नॉट गिव अप। शी डिड नॉट गिव अप मीन्स शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप। शी डिड नॉट गिव अप का अफर्मेटिव हो जाएगा शी रिफ्यूज्ड टू गिव अप। ठीक है, अब देखो ये जो नेगेटिव अफर्मेटिव है ना, एक्चुअली ये तुम्हारा लेसन जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट पेज वार्मिंग अप के पेज पर भी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी तुम्हारे फर्स्ट पेज पे लेसन के वार्मिंग अप के पेज पर यहाँ पर भी नेगेटिव अफर्मेटिव की एग्जाम्पल्स आप लोगों को दी हुई है। तो जब आप लोग उधर 6th और 7th क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो उसी के नीचे आप लोग ये एग्जाम्पल्स भी लिख लेंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करते जाएंगे ना उतना ज़्यादा नेगेटिव अफर्मेटिव आपके माइंड में आ जाएगा, और फिर कोई भी सेंटेंस टीचर देंगे तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो दिया आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क, सिंपल सेंटेंस है, आई कुड नॉट कंप्लीट द वर्क। अब ये क्या है, ये निगेटिव है कि अफर्मेटिव है? यस नेगेटिव है, क्योंकि कुड नॉट यूज हुआ इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब उसी के नीचे देखो आई फेल्ड टू कंप्लीट द वर्क, सेम मतलब है उसका, लेकिन इसको अफर्मेटिव बना दिया गया है, आई फेल्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो there is no sense in what you say. There is no sense
नो, नो आ गया मतलब कि ये निगेटिव सेंटेंस है। अब उसी को देखो लिखा गया है, देयर इज हार्डली एनी सेंस इन व्हाट यू से। तो अब नो तो हटा के लिखा, लेकिन देखो मीनिंग चेंज नहीं हो रही है सेंटेंस की, तो इस तरीके से उसको अफर्मेटिव बना दिया है। थर्ड है, ही सेड ही वुडंट गो। ही सेड ही वुडंट गो, वुडंट नॉट फॉर्म आ गया मतलब कि ये निगेटिव है। इट मीन्स अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट हटाना पड़ेगा, तो लिखा गया है ही रिफ्यूज टू गो, वो नहीं गया मतलब उसने जाने से इनकार किया। समझ में आई बात? तो यहाँ पर तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि नेगेटिव कैसा है और अफर्मेटिव कैसा है उसका। अब देखो उसी के नीचे यहाँ पर अफर्मेटिव नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स दी गई और हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि नेगेटिव है या फिर अफर्मेटिव है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स। वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स। तो पहचानने का सीधा सीधा रास्ता ही यही है कि तुम ये देखो कि सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट, नथिंग, अगर ऐसे वर्ड्स हैं मतलब कि वो नेगेटिव है, ये वर्ड्स नहीं है मतलब कि वो अफर्मेटिव। तो अब फर्स्ट सेंटेंस में तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तुम चाहो तो तुम इसको नेगेटिव बना सकते हो, है ना, तुम बना सकते हो ना। यहाँ पर हालांकि बोला नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करो, तुम अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो आगे जो है कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। वी मस्ट अवॉइड हर्टिंग अदर्स मीन्स वी मस्ट नॉट हर्ट अदर्स। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, शी डिडंट ऑफर मी एनी हेल्प। डिडंट, डिडंट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का, तो नॉट आ गया मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिडंट ऑफर मी एनी हेल्प मीन्स अब अगर मुझे इसको अफर्मेटिव बनाना है तो शी रिफ्यूज टू ऑफर मी एनी हेल्प। थर्ड है क्वेश्चन, नेवर गिव अप होप्स। नेवर, अब तुम बोलोगे नॉट नहीं है मतलब निगेटिव नहीं है, लेकिन नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेवर है ना, तो नेवर जो है नॉट का ही फॉर्म है, कभी नहीं, तो नेवर गिव अप होप्स, तो इसलिए वो क्या बन गया है, नेगेटिव सेंटेंस। इसी को तुम अफर्मेटिव बना सकते हो, ऑलवेज कीप योर होप्स। ठीक है, ऑलवेज कीप अप योर होप्स। फोर्थ क्वेश्चन है, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनीज। यू मस्ट कीप अवे, अब यहाँ पे कहीं पे भी ना नो है, ना नॉट है, ना नेवर है, ना नथिंग है, इसलिए इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को तुम नेगेटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनीज मीन्स यू मस्ट नॉट कीप बैड कंपनीज। बैड कंपनीज से दूर रहना चाहिए मतलब बैड कंपनीज के साथ में नहीं रहना चाहिए। करेक्ट, यू मस्ट नॉट कीप बैड कंपनी। फिफ्थ है, देर इज नथिंग इन द बैग। नथिंग आ गया मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस। देर इज नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ नहीं है मतलब कि बैग खाली है, मीन्स द बैग इज एम्प्टी, ऐसा लिख सकते हो। सिक्स्थ है, एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन। परमिशन के बगैर एंट्री प्रोहिबिटेड है मतलब कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना तो इसमें नो है, ना नॉट है, ना नेवर है, ना नथिंग है, तो इसलिए ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, एंट्री इज प्रोहिबिटेड मतलब एंट्री इज नॉट अलाउड विदाउट परमिशन। प्रोहिबिटेड मीन्स नॉट अलाउड, एंट्री इज नॉट अलाउड विदाउट परमिशन। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप लोगों का, क्योंकि ये 1.4 का जो क्वेश्चन आंसर पार्ट और ग्रामर पार्ट बहुत ही लेंदी पार्ट था, इसलिए मैंने ये एक अलग लेक्चर में ही आप लोगों को दिया है। तो इसको ध्यान से सुनकर और सुनते सुनते आप लोगों को लिखना भी है अपनी बुक में, नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ लिखनी है। जितना, ऐसा नहीं कि जितना मतलब मैं करवा रही हूँ तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख दिए और फिर ग्रामर पार्ट नहीं लिखे, या ग्रामर पार्ट लिख दिए क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे, ऐसे नहीं। स्टार्ट टू एंड जितना भी मैंने बताया है वो सब आपको लिखना है। और इसी के साथ में हमारी जो इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है 1.4 के साथ। अब इसके बाद में तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। एक एक्सपांशन ऑफ आइडिया का टॉपिक मैं आपको दे चुकी हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और आज जो है मैं आपको एक और एक्सपांशन ऑफ आइडिया का टॉपिक दे रही हूँ,
अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये जो प्रोवर्ब है ना बच्चों, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये ये डिफाइन करता है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को। यानी टाइम की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर हम टाइम पे काम करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। अगर हम टाइम पे काम नहीं करेंगे, लेज़ी बने रहेंगे, काम पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो लास्ट में जो है हमको ही प्रॉब्लम होगी और हम जो है अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से टाइम ना हर जगह, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई नौजवान हो, कोई यंगस्टर हो, या कोई एल्डर हो, या कोई बड़ा बूढ़ा हो, या कोई वर्किंग वुमेन हो, या हाउसवाइफ हो, जो भी जितने भी लोग होते हैं, आप देखे होंगे कि सबके अपने अपने कामों के टाइम सेट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई कभी भी कुछ भी कर रहा है। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, तो फिर टाइम भी उनकी वैल्यू नहीं करता है, समझ में आया। फिर टाइम भी जो है उनको पीछे छोड़ देता है, उनका अच्छा वक्त निकल जाता है, जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं समझते। तो टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्रीशियस थिंग, जिसको हमको समझना चाहिए और जिस पर टाइम टू टाइम हमको काम अपने बराबर करने चाहिए। तो ये जो प्रोवर्ब है ना, अ स्टिच इन टाइम, स्टिच का मतलब होता है सिलाई। अगर टाइम पे अगर तुम्हारे कपड़े की सिलाई का एक टाका खुल गया, अगर तुमने उसी वक्त उस टाके को नहीं भर लिए, नहीं सिल दिए, तो फिर वो बड़ा सा बहुत सारे टाके तुम्हारे खुल जाएंगे। यही ये प्रोवर्ब का असली मतलब है, कि ये जो प्रोवर्ब है ये इसका असली मतलब है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी तुमने पहले ही उसको सही कर लिए तो आगे बड़ा फटने से जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पे ये हमको इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बताता है कि किस तरीके से टाइम पे काम कर लेने से हम आगे बहुत सारी आने वाली परेशानियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग चाहो तो ये सर्च करो, चाहे तो किसी बुक में देखो, लेकिन मुझे एक कंप्लीट पेज जो है इस प्रोवर्ब के ऊपर, कौन सा प्रोवर्ब, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, इस प्रोवर्ब के ऊपर एक एक्सपांशन ऑफ आइडिया चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोग सब मेरी बात अच्छे से सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं और अच्छे से लिखते हैं। आप लोगों के लिए ही अच्छा है आगे के लिए, अगर ये सुनेंगे और करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ डू योर वर्क एंड कंप्लीट योर बुक्स। ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, बाय।